हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है 2.1 समावेशी शिक्षा का सिद्धांत लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये अध्याय 2.1 है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, सामान्य बालक, इसको निर्धारित करने के लिए इस प्रकार से है: शारीरिक रूप से भिन्न बालक, ठीक है। दूसरा तरह का है मानसिक रूप से विचलित बालक। तीसरा है सामाजिक रूप से विचलित बालक और है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का निर्धारण सामान्य बालकों में किया जाता है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, वैसे बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, ये इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें है सामवेगिक रूप से विकलांग बालक, गतीय रूप से विकलांग बालक, बहुत विकलांग बालक। ठीक है, अब दूसरा है मानसिक रूप से विचलित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। वैसे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मंदबुद्धि बालक, तीसरा है सृजनशील बालक। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत मानसिक रूप से कमजोर बालक भी आते हैं तथा ऐसे बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वे भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। ठीक है, एक आवश्यक सूचना है, आपने किसी एक स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखते हुए लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पीडीएफ मांगा है, जो कि हम इसे पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस बुक का पीडीएफ ले सकते हैं। अब आते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक रूप से विचलित बालक यानी सोशली डिप्रेस्ड चिल्ड्रेन। वैसे बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें है सामवेगिक रूप से परेशान बालक, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। ठीक है, अब चौथा प्रकार है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक यानी एजुकेशनली डिफर चिल्ड्रेन। शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। इसमें है शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाला बालक, संप्रेषण बाधित बालक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया गया है। ये है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, रूप तथा व्यक्तित्व इत्यादि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व इत्यादि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंदबुद्धि बालकों को प्रत्येक कार्य धीरे धीरे सिखाया जाता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बिल्कुल रुचिपूर्ण तरीकों से पढ़ाई नहीं करते, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बी है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना यानी प्रोवाइड कोऑपरेशन बाय पेरेंट्स। इसमें है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सी है भेदभाव रहित शिक्षा यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी
एजुकेशन, इसमें है भेदभाव रहित शिक्षा है तो सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। डी है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, यानी एजुकेशन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम। विशिष्ट शिक्षा है तो कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा है तो उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकाल कर किसी अन्य शिक्षण संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ई है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, यानी रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। यहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का मॉडल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित मॉडल निम्नलिखित है। पहला है सांख्यिकी मॉडल, यानी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। सांख्यिकी मॉडल की उत्पत्ति का कारण है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसके कारण व्यक्तियों में तथा बालकों में अंतर पाए जाते हैं। यह अंतर ही बालकों की विशिष्टता के विषय में बताते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कभी भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, उनमें प्रायः कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। दूसरा है मौखिक संचार मॉडल, यानी ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। मौखिक संचार में भिन्न बालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम कथन क्षतियुक्त बालक है। इस प्रकार के बालकों में किसी न किसी प्रकार के बोलने का दोष होता है, जैसे हकलाना, स्वर दोष इत्यादि। भाषा विकलांग बालक ऐसे बालक हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो कि उनके वातावरण अर्थात घर, स्कूल, बाजार में बोली जा रही है। ऐसे बालक मातृभाषा ठीक ढंग से नहीं बोल पाते हैं। भाषा विकलांग बालकों के मौखिक संचार में भिन्नता होती है। ऐसे बालकों की प्रमुख समस्या होती है अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाना। इसके कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित, सीखने में मंद गति, व्यक्तित्व संबंधी दोष, पिछड़ापन। उपर्युक्त कारणों से बालक की शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे उसका व्यावसायिक और जीवन भी प्रभावित होता है। अतः विद्यालय में इस प्रकार के विशिष्ट बालकों हेतु विशेष प्रोग्राम होने चाहिए। तीसरा है चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल, यानी मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। चिकित्सीय अथवा जीव विद्या से संबंधित मॉडल के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। यह शारीरिक भिन्नता कई कारणों के फलस्वरूप होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ए, कई बार आनुवंशिक कारणों की वजह से भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। बी, जन्मोपरांत चोट यानी पोस्टनेटल इंजरी के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। सी है, जन्म के समय होने वाली क्षति के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। डी, जन्म पूर्व क्षति यानी पेरेंटल डैमेज, अर्थात जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला कोई दवा खा ले अथवा अन्य कोई ऐसे कार्य ले जिनमें गर्भ समस्या उत्पन्न हो जाए तो यह जन्म पूर्व क्षति कहलाती है। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन बालकों में शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ई, सांस्कृतिक मॉडल यानी कल्चरल मॉडल। सांस्कृतिक रूप से अलग बालकों में मुख्यतः अधिगम असुविधायुक्त तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। अधिगम असुविधायुक्त बालकों को वे सभी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं जो प्राय सामान्य बालकों को प्राप्त हो जाती है, अतः इनका अधिगम स्तर गिर जाता है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। ऐसे वंचित बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए समान शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों
की भी आवश्यकता है। इसके बाद है एफ, मनोसामाजिक मॉडल यानी साइकोसोशल मॉडल यानी मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक रूप से अलग अलग प्रवृत्ति के बालक इस श्रेणी में आते हैं। एक संवेगात्मक रूप से परेशान बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है। ऐसे बालक भावनाओं को सही रूप से प्रबंधित नहीं कर पाते, अतः संवेगात्मक असंतुलन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ऐसे बालक अपने लिए और अन्य लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक एक ऐसा विशिष्ट बालक है जिसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में समस्यात्मक तथा अपराधी बालक भी आते हैं, अतः संवेगात्मक व सामाजिक स्थिरता इन्हें समस्यात्मक तथा अपराधी बनाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है। इसके आगे है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006, एजुकेशनल पॉलिसी 2006 विद द रेफरेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत कुछ विशेष तथ्यों को रखा गया है, जो इस प्रकार है। ए, बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना। बी, शारीरिक तथा मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक जो सामान्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं, यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें ऐसी परिस्थिति से सुरक्षा प्रदान करना। सी, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संस्थान एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। डी, विकलांग बालकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रविधियों का पर्याप्त विकास हो रहा है, विकलांग को विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान के खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र तथा राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को भी विभाजित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, शिक्षा अधिकारों में समानता, अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास इत्यादि के संबंध में संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब जानेंगे राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित यानी डिजायर्ड अधिकार माना जाता है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रभावित होता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है, जिसमें नागरिकों को वाक तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य एवं रोजगार करने के अधिकार दिए गए हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके आगे पढ़ना है शैशव पूर्ण देखभाल एवं शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। संविधान निर्माण के समय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया था। इस धारा में कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2002 में संविधान में किए गए 86वां संविधान के द्वारा अनुच्छेद 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को शैशवपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा से प्रतिस्थापित करते हुए मात्र 6 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया गया एवं 21 का नामक अनुच्छेद जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 1 व 2 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकारें अनुदान देते समय इन संस्थाओं से भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इसका आगे समान शैक्षिक अधिकार यानी इक्वल एजुकेशनल राइट्स, समान शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या पढ़ना है? सो है प्रजातंत्र में जाति, धर्म या स्तर की परवाह किए बिना ही सबको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की इस मूलभूत मान्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 29 में प्रावधान यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के निवासी या नागरिकों के समूह को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्गों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस, समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति के प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व राज्य का है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय व धोखे से बचाएगा। इस प्रकार संविधान में समाज के सभी वर्गों की शिक्षा व उन्नति के अवसर सुनिश्चित है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, यानी धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 28 के 1, 2 तथा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, परंतु यदि सरकार द्वारा प्रशासित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था की स्थापना किसी ऐसे धरोहर के अधीन हुई है जिसमें कुछ धार्मिक क्रिया आवश्यक है, तो उस संस्था में उन धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा यानी फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा सुविधा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य तथा स्थानीय निकाय का है। हिंदी भाषा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास तथा प्रचार की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार, संवर्धन तथा इसे सुनियोजित ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व केंद्र का है, ताकि भारत मिली-जुली संस्कृति के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके आगे पढ़ना है स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 3, 4 व 5 में महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है, अर्थात राज्य महिलाओं, बालकों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है। वर्ष 2005 में हुए 93वें संविधान संशोधन ने इस व्यवस्था को व्यक्तिगत प्रबंधावली शिक्षा संस्थाओं यानी प्राइवेटली मैनेज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी विस्तृत कर दिया है। इसके आगे पढ़ना है केंद्र व राज्यों के शिक्षा संबंधित अधिकार यानी राइट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स अबाउट एजुकेशन। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्र का विभाजन किया गया है।
इसके लिए संविधान की 7वें अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। प्रथम सूची केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट में इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। दूसरी सूची राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, इसमें दिए गए विषयों पर राज्य सरकार या विधानसभा कानून बना सकती है। तीसरी सूची समवर्ती सूची यानी कंसर्नेंट लिस्ट, इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। RTE यानी आर से राइट, टी से टू, इसे एजुकेशन RTE 2009। वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया। इस अधिनियम में प्रस्तुत मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। दूसरा है परिभाषाएं। इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है। तीसरा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। चौथा है प्रवेश नहीं दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। पांचवा है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। छठा है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है। 7वां है वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संस्थान उपलब्ध कराएगी। 8वां है राज्य सरकारों के कर्तव्य। इसमें है राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। 9वां है स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। इसमें पढ़ना है स्थानीय प्राधिकारी धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख करेंगे, विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे और शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे। 10वां है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। 11वां है राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद 12वां है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। सरकारी विद्यालय हो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा से 25% स्थान आरक्षित करने होंगे।
13वां है प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। कोई भी विद्यालय न तो दान या चंदा लेगा और न ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। 14वां है प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। 15वां है प्रवेश से इनकार न करना। स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। 16वां है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। 17वां है बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। 18वां है मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन्हीं स्कूल को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हों। 19वां विद्यालय के मान और मानक। ऐसे स्कूल जो अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर सभी मानक पूरे करने होंगे। 20वां है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक की अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगी। 21वां है विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। 22वां है विद्यालय विकास योजना। धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी। 23वां है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। 24वां है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हो, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें तथा अभिभावक बैठकें आयोजित करें। 25वां है छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक न हो। शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृति पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। फिर है 27वां गैर शैक्षिक प्रायोजन के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर नहीं कराए जाएंगे। 28वां है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्यकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या लगाएगी। 29वां है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा। 30वां है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 31वां है बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे।
32वां है शिकायतों को दूर करना। धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। 33वां है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। इसमें है प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। 34वां है राज्य सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। 35वां है निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकार स्कूल प्रबंध समिति को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे। 36वां है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अधिनियम का पालन नहीं करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं जाएगा। 37वां है सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़ी किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। 38वां है राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। यानी राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। इस प्रकार से इतना 38 गो नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। N से नेशनल, C से करिकुलम, F से फ्रेमवर्क NCF 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। इस संबंध में यह तर्क है कि अंग्रेजी भारत के प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। भारत में इसका प्रयोग सरकार, उद्योग एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में होता है। इसे सीखे बिना लोग प्रबुद्ध, संपन्न एवं उच्च संस्कृति के लोग नहीं बन सकते और इस संदर्भ में अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। NCF फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 18 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कक्षा 1 से 5 तक इसमें क्या सिखाना है? मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, B अंग्रेजी, C गणित, D एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, E कला व शिल्प, F शारीरिक विकास, G कार्य अनुभव। और कक्षा 6 से 8 में क्या पढ़ाना है? A मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, B आधुनिक भारतीय भाषा, C कला शिक्षा, D सामाजिक अध्ययन। इसमें आएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। E स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, F अंग्रेजी, G विज्ञान और H होगा गणित। अब है कक्षा 9 से 10 के बच्चों को क्या पढ़ना है? तो ये है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आएगा इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। B में मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, C संस्कृत या उर्दू या अन्य एक भाषा, D में अंग्रेजी, E में गणित, F में विज्ञान, G कंप्यूटर, H में कार्य शिक्षा, I में शांति शिक्षा, J में कला शिक्षा। इसके बाद है कक्षा 11 से 12 के छात्रों को क्या पढ़ना है? तो A में मातृभाषा, B अंग्रेजी, C गणित, D कंप्यूटर, E भौतिक विज्ञान, F रसायन विज्ञान, G जीव विज्ञान, H व्यापार अध्ययन,
आई अकाउंटेंसी, जे कला शिक्षा, के राजनीति विज्ञान, एल भूगोल, एम इतिहास, एन अर्थशास्त्र, ओ समाजशास्त्र, पी मनोविज्ञान, क्यू अनैच्छिक विषय। ठीक है, तो अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग पढ़ाई है। विभिन्न स्तर पर प्रस्तावित शिक्षण विषयों को क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस संदर्भ में एनसीएफ का अपना तर्क है, जो इस प्रकार है। एनसीएफ के अनुसार भाषा, जिसे कहेंगे लैंग्वेज, भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषता के कारण छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इस कारण एनसीएफ में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई है। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बालक के ज्ञान के निर्माण के लिए प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है। भाषा सीखने हेतु तो समृद्ध संप्रेषण वातावरण आवश्यक है। इसके लिए समृद्ध पाठ्यपुस्तक, कक्षा पुस्तकालय, एक से अधिक भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मीडिया सपोर्ट जैसे पत्रिकाएं, समाज पत्र में कॉलम, रेडियो एवं ऑडियो कैसेट उपलब्ध कराने के साथ साथ भाषा शिक्षक की भाषा में आधारभूत दक्षता अवश्य होनी चाहिए। फिर है गणित। छात्र छात्राओं में उपयोगी गणितीय क्षमताओं के विकास एवं तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने, अमूर्त चिंतन विकसित करने तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता के विकास के लिए गणित शिक्षण आवश्यक है। अतः कक्षा 10 तक के अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। गणित शिक्षण हेतु कल्पना को तथा अमूर्त चिंतन को विभिन्न साधनों के माध्यम से दृश्य करके पढ़ाना चाहिए तथा गणना, आकार, स्वरूप जैसे तथ्यों को मॉडल की सहायता से समझाना चाहिए और गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध भी छात्र छात्राओं को बताना चाहिए। अब है विज्ञान, साइंस। विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राएं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, निर्माण, निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष के परीक्षण तथा संबंधित सिद्धांत के निर्माण को सीखते हैं। इस प्रकार उनमें एक क्रमबद्ध तरीके यानी सिस्टेमैटिक वे से कार्य करने एवं अनुशासन का विकास होता है। विकास के अध्ययन द्वारा गरीबी यानी पॉवर्टी, अंधविश्वास, अज्ञानता दूर होती है। अतः कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय रखा जाता है। विज्ञान शिक्षण हेतु अनुभव संबंधी वैधता, प्रक्रिया अथवा प्रणाली वैधता, ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण वैधता तथा नीतिपरक वैधता के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन कर शिक्षण कार्य करना चाहिए। फिर है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज। छात्र छात्राओं को समाज की वास्तविकता से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। अतः सामाजिक अध्ययन का ज्ञान देना जरूरी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जो सृजनात्मक, सौंदर्यपरक और विवेचनात्मक को बढ़ावा दे। इसके साथ ही छात्र छात्राओं में पूर्व तथा वर्तमान में संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करें। फिर है कंप्यूटर। आधुनिक समय में कंप्यूटर की समाज में भूमिका एवं महत्व को देखते हुए इसका अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर है कार्य शिक्षा यानी वर्क एजुकेशन। प्रौढ़ एवं बालक दोनों का समाजीकरण एक ही प्रकार से होता है, जो कार्य करने के दौरान आपसी सहयोग द्वारा होता है। अतः कार्य शिक्षा छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए, जो आवश्यक है। कार्य शिक्षा के द्वारा आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए, इसमें भी कार्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। फिर है शांति शिक्षा यानी पीस एजुकेशन। समाज में शांति स्थापित करने में शिक्षा के महत्व को देखते हुए छात्र छात्राओं को शांति शिक्षा दी जानी आवश्यक है। शांति शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं में शांति के प्रति अनुराग पैदा हो, सहन शक्ति, न्यायप्रियता, आपसी समझ बढ़े तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो। इस हेतु महापुरुषों की जीवनी, कहानी आदि का श्रवण तथा परिचर्या आयोजित की जा सकती है। इसके बाद है कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन।
छात्र छात्राओं की कलात्मक क्षमता के विकास तथा सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु शिक्षण आवश्यक माना गया है। कला शिक्षा के शिक्षण के लिए इसके शिक्षकों हेतु अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने का सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दिया गया है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बालक के शारीरिक विकास को जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। अतः स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। इसके आगे पढ़ना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे CBSE कहेंगे। C से सेंट्रल, B से बोर्ड, S से सेकेंडरी, E से एजुकेशन। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहेंगे। यह बोर्ड पूरे भारत में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन करता है। संघीय गणराज्यों में भी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन इस बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय इसी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। परीक्षाओं को संपन्न करने के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षक वर्ग के लिए परीक्षाओं को संपन्न करने के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षक वर्ग के लिए अभिनवीकरण एवं पुनश्चर्या यानी ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। इस बोर्ड की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करना है जिनके माता पिता का स्थानांतरण भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी हो सकता है। CBSE एक स्वायत्त निकाय है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य कर रहा है। यह 1929 में स्थापित देश के सबसे पुराने बोर्डों में दूसरा है। CBSE का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर एवं बाहर संस्थाओं को संबद्ध करना, शिक्षा 10 से 12 की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करना, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश करने के लिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना और उन्हें अद्यतन बनाना तथा शिक्षकों एवं संस्थाओं के प्रमुखों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। बोर्ड द्वारा कई परीक्षाएं संचालित की जाती है, जैसे वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 12, माध्यमिक स्कूल परीक्षा कक्षा 10, अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्री डेंटल परीक्षा, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू की है, जो कक्षा 10 के लिए वर्ष 2010 एवं इससे आगे जारी रहेगी। कक्षा में अनुभव आधारित अध्ययन के माध्यम से संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। यह जीवन कौशल, विशेष रूप से रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन कौशल से छात्रों को परिपूर्ण करेगा। अब इसके बाद है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का शीर्षस्थ संगठन है। भारत सरकार द्वारा 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों की शिक्षा विभागों को शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में गुणोत्तर सुधार के क्षेत्र में अपनी नीतियां एवं प्रमुख कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में सहायता देने एवं सलाह देने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वायत्त पंजीकृत संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन एवं प्रसार संबंधी गतिविधियों के अलावा NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करता है। NCERT अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अतिथि विदेशी
विदेशी विशेषज्ञों एवं शिष्ट मंडलों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान एवं सहयोग भी करता है तथा विकासशील देशों के शिक्षाकर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एनसीईआरटी के कुछ निरंतर चलने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं। कौन कौन सा कार्यक्रम है एनसीईआरटी का, तो देखते हैं। सेवा से पूर्व शिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम, अखिल भारतीय स्कूल सर्वेक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का सर्वेक्षण, शिक्षा संबंधी वीडियो कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी के ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी चैनल पर प्रसारण और नई पाठ्यपुस्तकों के बारे में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एडुसेट उपग्रह के माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आरटीई 2009 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। आरटीई 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:14 प्रधानाध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। आरटीई 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लुसेंट का अगला चैप्टर का वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। बने रहे हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस बुक का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।